हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट और इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो आज इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को हम कंटिन्यू करते हैं। देख लीजिए, प्रीवियस लेक्चर में हम कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स को कर चुके हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हमने किए हैं, उसके बाद असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हमने किए हैं, फिर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे थे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे, कुछ हमें अब आज के लेक्चर में करने हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एक्सप्लेन एनी थ्री सिचुएशंस। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, किसी तीन परिस्थितियों द्वारा समझाइए। जब हमने चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पीएच के बारे में बात की थी। एक हमारा अलग से टॉपिक है पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि पीएच हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या महत्व है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे बॉडी में पीएच मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो अनाज हम खाते हैं वो उगता कहाँ पर है, सॉइल पर। ठीक है, तो सॉइल का पीएच होना भी क्या है, जरूरी है। और एसिड ट्रीटमेंट के बर्न पे भी क्या है, तो क्या है, इम्पोर्टेंस है। अब क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर का पीएच लगभग 7.4 होना चाहिए। इससे अधिक या कम होने पर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, तो हमारा जो बॉडी है उसका पीएच कितना होना चाहिए, 7.4 होना चाहिए। और ये आपको याद होना चाहिए कि हमारे बॉडी का पीएच कितना होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर पीएच होगा तो ज्यादा बेसिसिटी बॉडी में बढ़ जाएगी, और इससे कम अगर पीएच होगा तो ज्यादा एसिडिटी बॉडी में बन जाएगी। ठीक, यानी कि कम होने पर, ज्यादा होने पर, दोनों पर ही हमारी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगला पॉइंट है कृषि में, यानी कि एग्रीकल्चर में मृदा का पीएच पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। यानी कि जो मिट्टी है उसका पीएच क्या करता है, पौधों की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। कुछ पौधों को अम्लीय मृदा चाहिए होती है, जबकि कुछ को क्षारीय, है ना। कुछ पौधों को कैसी सॉइल चाहिए होती है, एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। कुछ को कैसी चाहिए होती है, बेसिक सॉइल चाहिए होते हैं। और कुछ को जो है न्यूट्रल सॉइल भी चाहिए होती है। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गई तो भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा, और ज्यादा बेसिक हो गई तो भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा, थोड़ा बहुत चलता है। ठीक, अगला है अम्लीय जलन के उपचार में। अब अम्लीय जलन के उपचार में कैसे, बेकिंग सोडा जैसे क्षारों का प्रयोग अम्लीय जलन के उपचार को शांत करने के लिए किया जाता है। जैसे कि माइल्ड बेसिस, जो कि हमारे माइल्ड बेस होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा जैसे क्षार का प्रयोग अम्लीय जलन को शांत करता है, यानी कि एसिडिटी, है ना। जब एसिडिटी होती है तो बर्निंग जैसा महसूस होता है, हमें जलन जैसा महसूस होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी माइल्ड बेस का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है। चलिए, ये आप नोट कर लीजिए बच्चों इन आंसर्स को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड, राइट इट्स यूजेस एंड केमिकल नेचर। अब कॉमन सॉल्ट हमें कैसे मिलता है, कॉमन सॉल्ट यानी कि बच्चों NaCl हमें कैसे मिलता है, इसके उपयोग और रासायनिक प्रकृति के बारे में हमें लिखना है। चलिए, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन और माइंड फ्रॉम रॉक सॉल्ट डिपॉजिट। तो इसे कैसे, जो कॉमन सॉल्ट है यानी कि सोडियम क्लोराइड है, हमें कैसे मिलता है, पहला जो हम बचपन से टेक्निक पढ़ते आ रहे हैं कि सी वाटर से, यानी कि समुद्र के जल से हम कैसे, इवेपोरेशन के द्वारा। ठीक, अगला, और माइंड फ्रॉम रॉक सॉल्ट डिपॉजिट। तो जो भी रॉक सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं वहां से क्या किया जाता है, माइन किया जाता है। तो वहां से क्या किया जाता है, माइन किया जाता है। ठीक, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl, और इसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल नेचर का है। ठीक, कैसा है, उदासीन है। यूजेस क्या क्या होते हैं, देखो, खाना बनाने में यूज होता है ना, फॉर टेस्ट, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। अच्छा, अलग अलग केमिकल्स इससे मैन्युफैक्चर होते हैं, कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, और इसके अलावा पिकल्स और मीट, यानी कि अचार और मीट के किसके लिए आता है, प्रेजर्वेशन के लिए आता है। ठीक, यानी कि संरक्षित करने के, यानी कि सामान्य नमक, सोडियम
क्लोराइड समुद्री जल के वाष्पीकरण से, है ना, इवेपोरेशन से, जानते हैं ना इवेपोरेशन करता है हमें सॉल्ट, जो भी हमारे समुद्र होते हैं उनके किनारों पर क्या कर दिया जाता है, बड़े बड़े गड्ढों में क्या कर दिया जाता है, समुद्र का पानी जो है वो भरा जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। इवेपोरेशन, धूप पड़ती रहती है, पानी क्या हो जाता है, सारा इवेपोरेट हो जाता है और नीचे क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सी वाटर से इवेपोरेशन द्वारा क्या दे देते हैं, क्या मिलता है हमें, नमक मिलता है, या चट्टानी नमक से प्राप्त करते हैं, यानी कि रॉक सॉल्ट से चट्टानी नमक से प्राप्त किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र सबको पता है, सोडियम क्लोराइड, और सबको याद होना चाहिए। कैसी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। भोजन में स्वाद के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जैसे रसायनों का निर्माण किया जाता है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, आचार और मांस को संरक्षित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉल्ट कैसे मिलता है, इसके क्या क्या यूजेस है, क्या क्या इसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या मैन्युफैक्चर करने के काम आता है, कौन सा केमिकल जो है इससे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो अगर आपको पूरा याद होगा तो आप इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा आप उसे सॉल्व कर पाएंगे इजी। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को हमें एक्सप्लेन करना है, फिर यानी कि अम्लों की रासायनिक गुणों की हमें करनी है। तो पहला है रिएक्शन विद मेटल। मेन प्रॉपर्टी है एसिड की, ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। दूसरी है कि मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, यानी कि पहली प्रॉपर्टी तो ये धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। दूसरी है कि ये धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। तीसरा है रिएक्शन विद बेसिस, और ये एसिड जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। ठीक, अब कैसे, जैसे मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, देखो Zn क्या है, मेटल है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बन रहा है, ZnCl2 और H2 गैस। ठीक, सिंपल, एक ही दोनों रिएक्शन लिखी हुई। अगला है सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ, यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और H2। सेम यहाँ पर भी वही रिएक्शन लिखी हुई है। अगला है बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो HCl NaOH के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है बच्चों, NaCl और वाटर, है ना। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पर भी वही है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, क्षारों के साथ अभिक्रिया जिसको उदासीनीकरण कहा जाता है, जैसे नमक और जल बनाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यहाँ पर अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर, है ना। सिंपल, हम कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार हमने इस रिवीजन किया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एसिड क्या क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, सॉल्ट CO2 और वाटर। ठीक, वहीं बेस के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर। ठीक, सिंपल सी बात है। चलिए, नोट कर लीजिए बच्चों इन पॉइंट्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके बाद आप इनका प्रोडक्ट लिखिए, या आप ये रिएक्शन भी आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है व्हाट आर इंडिकेटर डिस्क्राइब नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक, यानी कि इंडिकेटर संकेतक या सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम इंडिकेटर या सूचक क्या होते हैं। ठीक, चलिए, तो इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चों, संकेतक वह पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग बदलते हैं। क्या करते हैं, अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग बदलते हैं। ठीक, और दूसरी चीज क्या है, ये हमें क्या बताते हैं, किसी भी विलयन की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, या उदासीन प्रकृति का है। ठीक, अगला प्राकृतिक संकेतक हमारे कौन कौन से होते हैं बच्चे, जैसे कि लिटमस है जो लाइकेन से मिलता है, एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। हल्दी है, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। लाल पत्ता गोभी का रस, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक इंडिकेटर है।
इसके अलावा गुड़हल का पुष्प, चाइना रोज जिसे हम कहते हैं, वो भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक ही है। अगला है कृत्रिम इंडिकेटर्स यानी कि संकेतक, जैसे फिनोल्फथैलीन है और मिथाइल ऑरेंज, ये दो हमारे क्या है बच्चों, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। ठीक, चलिए तो ये आपको नोट करने के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं। ठीक, हमें बताते हैं सॉल्यूशन के नेचर के बारे में कि जो सॉल्यूशन है या विलियन है उसकी प्रकृति क्या है, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। फिर हमारे नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर जो सिंथेटिकली हम बनाते हैं। ठीक, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज, और हमारा जो नेचुरल इंडिकेटर्स है वो है लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द पीएच स्केल, हाउ डज इट क्लासिफाई एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक सॉल्यूशन। यानी कि हमें सिंपली क्या करना है, जो भी हमारा पीएच स्केल है उसके मापक का वर्णन करना है, पीएच स्केल का वर्णन करना है, और इसमें अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयन को कैसे वर्गीकृत करते हैं ये हमें बताना है बच्चों। ठीक, चलिए पीएच रेंज फ्रॉम, जो पीएच स्केल है वो 0 से 14 तक होता है। 7 से कम वाले एसिडिक होते हैं, 7 वाले न्यूट्रल होते हैं, और 7 से ज्यादा वाले बेसिक होते हैं। सिंपल, यही तो वर्णन था। जैसे हम बात करें कि ये क्या है, हमारा पीएच स्केल है, तो यहाँ पर नंबर होते हैं 1 से लेके, सॉरी 0 से लेके 14 तक। ये रहा 14, ये रहा 1, ये रहा 7, यहाँ पर आ जाते हैं 7। तो ये जो 7 वाला होता है बच्चों, ये होता है हमारा न्यूट्रल। ये 14 वाला होता है बच्चों बेसिक या एल्केलाइन जिसे हम कहते हैं, और ये 0 वाला होता है बच्चों एसिडिक। अब 7 के बाद जो भी नंबर आते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सारे ही क्या शो करते हैं, बेसिक नेचर को शो करते हैं। और 7 से कम जितने नंबर आते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सारे ही क्या शो करते हैं, एसिडिक नेचर को शो करते हैं। तो जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, तो क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है ना, इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है। जैसे 8 वाला बेसिक है, 9 वाला उससे ज्यादा बेसिक होगा, 10 वाला उससे ज्यादा बेसिक होगा, 11 वाला उससे ज्यादा बेसिक होगा। ठीक, वैसे ही जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं यानी कि 7 से 0 की तरफ जाते हैं, तो हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। यानी कि 6 वाला एसिडिक होगा तो 5 वाला उससे ज्यादा एसिडिक होगा, 4 वाला उससे ज्यादा एसिडिक होगा, 3 वाला और ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ की तरफ क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, यहाँ की तरफ बेसिक नेचर बढ़ता है। तो सिंपल यही हमें यहाँ पर बताना है। इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल कार्बोनेट। यानी कि जब कोई एसिड किसी धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होती है, इसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ पर देनी है। सिंपल, देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी जहां पर हमने एसिड के रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि जब कोई एसिड किसी धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर बनता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर एक धातु एसिड लिया हमने, एसिड लिया हमने, एसिड ने धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया और बन गया हमारा नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखो कैल्शियम कार्बोनेट एक धातु कार्बोनेट है, फिर कैल्शियम हमारा धातु और एक हो गया कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एसिड भी होती है बच्चों, उसके साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। यहाँ तक, यहाँ से रिएक्शन वापस से रिपीट हो रही है। ठीक है, ये रिएक्शन वापस से रिपीट हो रही है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है बच्चों, ये आपको नहीं लिखना। सिंपल सी बात है, जब कोई एसिड रिएक्ट कर रहा है किसी धातु कार्बोनेट के साथ, जब कोई एसिड यानी कि अम्ल रिएक्ट करता है धातु कार्बोनेट के साथ तो बनता है नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सिंपल, कई बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, और आगे हमें हर चीज में ये दिखेगा, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए।
अगला है व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अब हमें पता है कि एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है। एसिड क्या करता है, नीले लिटमस से लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है। लेकिन हम बात करें कि अगर ड्राई HCl गैस है तो वो ड्राई लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलेगी, यानी कि HCl सूखी HCl गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, देखो क्योंकि ड्राई सेल डज नॉट आयनाइज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्योंकि ड्राई सेल जो है, जो ड्राई HCl है हमारा, वो क्या होगा, आयनाइज ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पानी तो है ही नहीं। डज नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन। जब वहां पर पानी ही नहीं है तो वो आयनाइज नहीं होगा, H पॉजिटिव आयन ही नहीं देगा, क्योंकि एसिड तो वही होते हैं जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। ठीक, पानी ना होने की वजह से वहां पर H पॉजिटिव आयन रिलीज ही नहीं होगा, जिस वजह से उसका एसिडिक बिहेवियर हमें कैसे पता चलेगा, है ना। कोई एसिड है, क्यों है, क्योंकि वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। कोई बेस है, क्यों है, क्योंकि वो OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज ही नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा उसका एसिडिक बिहेवियर क्या है, क्योंकि वही H पॉजिटिव आयन क्या है, रिस्पॉन्सिबल था उसके एसिडिक बिहेवियर के लिए। तो इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, इसीलिए ये लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगी। सिंपल सी बात समझ में आई। जो HCl गैस है बच्चों, इसमें कैसे ब्रेक होना था, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक, तो यहाँ से H पॉजिटिव जो था वो क्या था, रिस्पॉन्सिबल था एसिडिक बिहेवियर के लिए, है ना। वो क्या था, अपने एसिडिक गुण को, अम्लीय गुण को दिखाता था। ठीक, जब H पॉजिटिव ही नहीं होगा तो अम्लीय गुण कैसे दिखेगा, अम्लीय गुण दिखेगा ही नहीं, तो लिटमस पेपर चेंज कैसे होगा। ठीक, तो यही यहाँ पर है कि सूखा HCl यानी कि ड्राई HCl गैस जल की अनुपस्थिति में आयनित नहीं होगी, क्या नहीं होगी, आयनित नहीं होती। ठीक है, जिससे कि H पॉजिटिव आयन नहीं निकलते और अम्लीय गुण नहीं दिखता। तो H पॉजिटिव जब आयनित ही नहीं होगी तो H पॉजिटिव आयन भी निकलेगा, हमें अम्लीय गुण भी नहीं दिखाई देगा, इसीलिए जो है वो सूखा लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल। ठीक है, तो ये बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट कर लेना है। फिर आगे बढ़, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस हैं, चलिए। तो इसका यूजेस है, ये क्या है, एक लीवनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी कि अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग होता है। अपच में एंटासिड के रूप में लिया जाता है ना, अपच में एंटासिड के रूप में लिया जाता है। तो ये कुछ इसके यूजेस थे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में, बाकी मुलाकात होगी अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।